नमस्कार और स्वागत है इस विशेष चर्चा में। आज हम ओशो के एक भाषण के कुछ आप कह सकते हैं दिलचस्प हिस्सों पर बात करेंगे। उनकी कहानियां और जीवन, जागरूकता और ये जो बंधन है, उनसे मुक्ति पर उनके क्या विचार थे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो उनका एक वीडियो है, ओशो स्पीच फुल फनी, उसके ट्रांसक्रिप्ट से हमने ये लिया है। तो आज हमारा मकसद है कि ओशो की जो कहानी कहने की खास शैली थी ना, उसके पीछे जो मुख्य संदेश हैं, उन्हें खोलें। खास तौर पर ये आत्म जागरूकता या फिर शादी जैसे सामाजिक दबाव और इंसान की कंडीशनिंग, इन पर उनके क्या विचार थे। हाँ बिल्कुल। ओशो का अंदाज ही निराला था। कहानियों में गहरी बातें कह देना। तो चलिए एक मजेदार किस्से से ही शुरू करते हैं। ओशो जब पहली बार यूनिवर्सिटी से घर लौटे तो उनके पिता चाहते थे कि भाई अब शादी कर लो, पर वो जानते थे ओशो की जिद को। सीधा कहने से तो बात बननी नहीं थी। हाँ, वो तो मानने वालों में से नहीं थे आसानी से। तो हमने अपने एक वकील दोस्त को ये जिम्मा सौंपा कि जाओ ओशो को समझाओ बुझाओ। अच्छा। और वो वकील साहब भी पूरे आत्मविश्वास में थे। भाई बड़े वकील जो ठहरे, सोचते थे कि चुटकियों में मना लेंगे। अच्छा। हाँ, ओशो मान तो गए सुनने को, पर शर्तें रख दी। अच्छा। पहली शर्त, ठीक है बहस होगी और एक निर्णायक भी चुना जाएगा। हम्म। दूसरी शर्त, और ये सबसे मजेदार थी, कि अगर बहस में वकील साहब हार गए हम्म। तो उन्हें अपनी पत्नी को तलाक देना होगा। अरे बाप रे। ये तो गजब की शर्त थी। यहां ओशो की रणनीति देखिए। मतलब उन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी। जो समझाने आया था उसी को अपनी सलाह के नतीजे भुगतने का डर दिखा दिया। बिल्कुल। ये सिर्फ तर्क नहीं था, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव था। हम्म। ओशो अक्सर यही करते थे, वो सामने वाले को उसके अपने ही तर्कों के जाल में फंसा देते थे ना। हाँ बिल्कुल। तो वकील साहब तो एकदम हक्के बक्के रह गए। सोचने लगे भाई बाल बच्चों वाला आदमी हूं, तलाक की बात कहां से आ गई। कई दिन टालम टोल करते रहे, बहाने बनाते रहे, पर ओशो भी कहाँ मानने वाले थे। वो पीछे ही पड़ गए। उनके घर तक पहुंच गए कि भाई बहस कब करनी है। अच्छा, पीछे ही पड़ गए मतलब। हाँ, तो आखिरकार वकील साहब ने बिना बहस किए ही हार मान ली। ओशो को किनारे ले जाकर बोले, देखो भाई, मुझे भी पता है कि शादी एक गड्ढा है। हम्म। मैं तो बस तुम्हारे पिता के कहने पर आ गया था तुम्हें समझाने। और देखिए, यही बात ओशो के एक बड़े मुद्दे से जुड़ती है कि लोग अक्सर दूसरों को वो सलाह देते हैं जिसका कड़वा अनुभव शायद उन्हें खुद भी हो। हाँ, ये तो होता है। जैसे वो वकील जानता था कि गड्ढा है, फिर भी दूसरे को धकेलने चला था। ओशो का इशारा यही है कि अपनी असलियत को, अपने उस गड्ढे को पहचानना ही मुक्ति का पहला कदम है। जब तक आप ये मानते ही नहीं कि आप फंसे हैं, तो निकलने का सवाल ही कहाँ उठता है ना? सही बात है। तो ये सिर्फ एक चालाकी नहीं थी, मतलब वकील को चुप कराने की। इसमें ये गहरा संदेश भी था कि सलाह देने से पहले खुद को देखो। बिल्कुल। संदेश तो गहरा ही था। चालाकी तो बस एक तरीका था बात पहुंचाने का। असल बात यही है कि हम अक्सर अपने सच को अनदेखा कर देते हैं। सामाजिक रस्में हैं, दूसरों की उम्मीदें हैं, उनके बोझ तले हम जीते भी हैं और वैसी ही सलाह भी देते हैं। ओशो उसी पाखंड पर चोट कर रहे थे। और ये पहचानने या बोध का जो विचार है, ये ओशो के लिए बहुत ही अहम लगता है। वो बुद्ध का उदाहरण भी देते हैं कि गलतियों से कैसे छूटें। हाँ, बुद्ध का उदाहरण वो अक्सर देते थे। बुद्ध कहते हैं, जिस पल आपको अपनी गलती दिख जाती है, उसी पल आप उससे बाहर आ जाते हैं। वो एहसास ही काफी है। जैसे घर में आग लगी हो तो कोई ये नहीं पूछता कि मैं बाहर कैसे निकलूं या कौन सा दरवाजा सही रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस कूदता है, चाहे कपड़े पहने हो या नहीं, नग्न ही क्यों ना हो। तब सारे सामाजिक नियम, शर्म, लिहाज सब धरे रह जाते हैं। जान बचाना पहली प्राथमिकता होती है। हाँ, ये मिसाल बहुत सटीक है। बोध या जागरूकता की जो ताकत है, वो इतनी तात्कालिक होती है, इतनी जबरदस्त होती है कि वो सारे रीति रिवाज, सारे नियम कानूनों पर हावी हो जाती है। जब आपको सचमुच दिख जाता है कि कुछ खतरनाक है या गलत है, तो आप फौरन प्रतिक्रिया करते हैं। बुद्ध के शब्दों में कहें तो जिस क्षण आपको ये बोध हो जाता है कि आप गधे हैं, मतलब अज्ञानी हैं, उसी क्षण आप गधे नहीं रह जाते। अच्छा। हाँ, क्योंकि ज्ञान की पहली किरण तो आ गई ना, आपको अपनी अज्ञानता का पता चल गया। तो बाहरी सलाह, बाहरी नियम तब तक काम नहीं करते जब तक अंदर से समझ, ये बोध न जागे। तो मतलब बाहरी नियम एक तरह से बेकारी हैं, जब तक अंदर से आवाज ना आए। हाँ, ओशो के अनुसार ये ज्यादातर ऊपरी लीपापोती जैसे होते हैं। असली बदलाव तो भीतर से ही आता है, उस आंतरिक बोध से। और जब कोई समझना ही ना चाहे, मतलब अंदर से वो आवाज सुनना ही ना चाहे, तो बाहरी तरकीबें कैसे फेल हो जाती हैं। इसका एक और बड़ा मजेदार किस्सा है, हाँ हाँ, बताइए। मुल्ला नसरुद्दीन और उनके मेहमान चंदूलाल का। ओहो, चंदूलाल। हाँ हाँ।
चंदूलाल महीनों से मुल्ला के घर डेरा डाले हुए थे। मुल्ला बेचारे तंग आ गए थे, उन्हें भगाना चाहते थे। हाँ, मेहमान भी कभी कभी मुसीबत बन जाते हैं। तो मुल्ला ने कई तरकीबें लगाईं। एक बार पत्नी के साथ नकली लड़ाई का नाटक किया, सोचा चंदूलाल बीच बचाव करेगा या भाग जाएगा, पर चंदूलाल वो खाट के नीचे छिप गया और वहीं सो गया। कमाल है। फिर कोशिश की कि उसे घर की याद दिलाएं। पत्नी ने कहा, अरे चंदूलाल जी, आपके बच्चे याद करते होंगे। चंदूलाल ने फौरन तार भेजकर अपने बीवी बच्चों को भी वहीं बुला लिया। अरे नहीं, ये तो उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। फिर मुल्ला ने सोचा रात में गुप्त मीटिंग करेंगे, किसे कैसे भगाएं। जैसे ही योजना बनाने बैठे, चंदूलाल आधमका और अपनी लिखी कविताएं सुनाने लगा। रात जगा दी। हाँ हाँ, मुल्ला की तो सामत आ गई थी। आखिर में मुल्ला और उनकी पत्नी ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया, सूप विवाद। सूप विवाद? ये क्या था? तय हुआ कि खाने पर मुल्ला कहेंगे सूप बहुत ठंडा है और पत्नी कहेगी नहीं बहुत गर्म है। जोरदार बहस होगी। तब चंदूलाल को मजबूरन कोई एक पक्ष लेना पड़ेगा और बस जिसका भी पक्ष लेगा दूसरा नाराज होकर उसे घर से निकाल देगा। वाह, क्या तरकीब थी। खाने पर योजना के मुताबिक जोरदार बहस शुरू हुई। ठंडा है, गरम है। मुल्ला और पत्नी चिल्ला रहे हैं। चंदूलाल मजे से सूप पी रहा है। आखिर में मुल्ला ने पूछा, चंदूलाल तुम कुछ बोलो तो, सूप ठंडा है या गरम? हाँ, क्या कहा चंदूलाल ने? चंदूलाल ने कटोरा नीचे रखा और बोला, भाई मुझे क्या कहना, मुझे तो अभी यहाँ महीने भर और रुकना है। सब प्रभु की कृपा है, जैसा है बढ़िया है, संतोषी सदा सुखी। हाँ हाँ, मतलब सारी तरकीबें फेल। तो ये चंदूलाल का किस्सा असल में एक तरह की चेतावनी है। ये दिखाता है कि बाहरी चालाकियां, बाहरी दबाव उस जड़ता को, उस बेहोशी को नहीं तोड़ सकते जिसे हमने खुद पाल रखा है। ओशो शायद यही कह रहे हैं कि असली कैद बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। जब कोई इंसान अपनी बनाई हुई छोटी सी दुनिया में ही मस्त रहना चाहता है, अपनी नींद में ही खुश है, तो बाहर से कोई उसे कैसे जगा सकता है? गजब। मतलब कुछ लोग जगाए जाने से इनकार ही कर देते हैं, उन्हें अपनी नींद इतनी प्यारी होती है। हाँ बिल्कुल, ओशो का यही कहना है कि ज्यादातर लोग दरअसल सोए हुए हैं, वो सपनों में जी रहे हैं। उनका धर्म, उनका त्याग, उनके अच्छे काम, बुरे काम, ये सब नींद में ही चल रहा है। ये सब बस उसी नींद के और गहरे सपने हैं और कुछ नहीं। इसीलिए जरूरत है उन्हें झकझोरने की, हिलाने डुलाने की, चाहे वो नाराजी क्यों ना हो जाए। जैसे सुबह कोई सो रहा हो और आप उसका कंबल खींच लें तो वो गुस्सा तो होगा, हाँ, गाली भी दे सकता है। आप पर जागेगा जरूर। ओशो का काम कुछ ऐसा ही था शायद। बिल्कुल। और इसी बात को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि असली तपस्या कहीं दूर गुफाओं या जंगलों में भाग जाना नहीं है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि जीवन खुद अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों के साथ, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, यही सबसे बड़ी तपस्या है। यही वो आग है जिस पर चलकर, तप कर जागरूकता पैदा होती है। गुफाओं में भाग जाना तो एक तरह का पलायन है, एस्केपिज्म। वो आसान रास्ता है। ओशो की नजर में असली हिम्मत तो जीवन की इस भागदौड़ के बीच, इन रिश्तों के बीच होशपूर्वक जीने में है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जो लोग सोचते हैं कि शांति के लिए सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं, ओशो कह रहे हैं कि नहीं, असली लड़ाई तो यहीं है, घर पर ही। हाँ, उनका दृष्टिकोण काफी क्रांतिकारी है इस मामले में। असली कसौटी जीवन के संघर्षों में ही है, उनसे भागने में नहीं। और इसी से जुड़ा मुल्ला नसरुद्दीन का एक और मजेदार किस्सा है। हाँ हाँ, बताइए। मुल्ला अपने प्यारे कुत्ते को लेकर पशु चिकित्सक के पास गए और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इसकी पूंछ काट दीजिए। डॉक्टर हैरान, पूछा क्यों भाई, पूंछ क्यों काटनी है? हाँ, कुत्ते की पूंछ काटने का क्या कारण हो सकता है भला? मुल्ला ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब ये राज की बात है, असल में मेरी सास आने वाली हैं ओहो। और मैं नहीं चाहता कि घर में स्वागत का, खुशी का कोई भी निशान बाकी रहे। ये कुत्ता मुझे देखते ही पूंछ हिलाता है। अगर इसने सास के सामने पूंछ हिलाई तो वो समझेंगी कि यहाँ सब खुश हैं और फिर वो यहीं जम जाएंगी। गजब का तर्क है। मुल्ला आगे कहते हैं, डॉक्टर साहब पहले मैं नरक वगैरह नहीं मानता था, पर जब से मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी और मेरी सास ने मुझे नरक का पूरा एहसास करा दिया है। मैं तो चक्की के दो पाटों के बीच पिस रहा हूं। बेचारे मुल्ला। जब मैं ही साबुत नहीं बच रहा तो इसकी पूंछ कैसे साबुत बचे? आप तो बस इसे काट ही दीजिए। आहा, इस हास्य के पीछे भी वही गंभीर बात छिपी है। ये जो साधारण सा दिखने वाला घरेलू जीवन है ना, वही हमें आत्मनिरीक्षण और जागरूकता बढ़ाने के सबसे गहरे, सबसे तीव्र अवसर देता है। शायद किसी औपचारिक साधना या तपस्या से भी ज्यादा।
जीवन के ये दुख, ये कष्ट, ये रोज की परेशानियां, ये सब सोए हुए मन को जगाने के लिए अलार्म की घंटी की तरह हैं। हाँ, ये बात तो है। एक और किस्सा याद आ रहा है मुल्ला की ट्रेन यात्रा का। अच्छा। वो कोई दर्जन भर बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे आहा। और उनका जो सबसे छोटा बच्चा था, जो बिल्कुल शांत बैठा था, मुल्ला उसे लगातार थप्पड़ मारे जा रहे थे। अरे, शांत बच्चे को क्यों मार रहे थे? हाँ, तो पास बैठी एक महिला ने टोका, अरे मुल्ला जी ये क्या कर रहे हैं? बेचारा बच्चा तो चुपचाप बैठा है, इसे क्यों मार रहे हैं? हम्म। मुल्ला बोले, बहन जी आप क्या जानो मेरी मुसीबत। हम्म। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर ड्राइवर के साथ भाग गई, ये सारे बच्चे मेरे सिर पर छोड़ गई। ओहो। और ये जो बड़ी बेटी है ये बिन ब्याही गर्भवती हो गई है। और बच्चे का बाप कौन है पता नहीं। ये जो छोटा वाला है जिसको मैं मार रहा हूँ, ये नालायक ट्रेन का टिकट चबा गया है। क्या? और अभी अभी कंडक्टर ने बताया कि हम सब गलत ट्रेन में बैठ गए हैं और आप मुझे मजा चखाने की बात कर रही हैं। हे भगवान, इतनी सारी मुसीबतें एक साथ। इसमें ओशो का इशारा शायद इसी तरफ है कि जीवन हमारे सामने अक्सर ऐसी अप्रत्याशित, कभी-कभी तो बेतुकी लगने वाली चुनौतियां फेंकता रहता है। हाँ, और यही असली सबक है, यही वास्तविक तपस्या है। इनसे भागना या इन्हें नजरअंदाज करना, ये तो मुद्दे से भटकना हुआ। इन चुनौतियों को स्वीकार करके पूरी जागरूकता के साथ इनका सामना करने में ही हमारा विकास छिपा है। तो ओशो का निचोड़ यही है कि भागो मत बल्कि देखो, जागो और देखो, चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। हाँ, बिल्कुल। उनका पूरा दर्शन इसी एक बात पर टिका है। भागने की बजाय जागो और देखो, रास्ता वहीं से निकलेगा। तो फिर रास्ता है क्या? अगर भागना नहीं है, नियम कानून ऊपरी हैं, तो करे क्या? ओशो का मुख्य संदेश शायद यही है कि नियमों के जंजाल से बाहर निकलो। वो कहते हैं, ये मत खाओ, वो पहनो, सुबह उठो, रात को सो जाओ, इन सब नियमों में मत उलझो। हम्म। बस एक काम करो, अपने भीतर जागरूकता यानी बोध जगाओ। अपने हर काम को, हर विचार को, हर भावना को और उसके नतीजों को होशपूर्वक देखो। हम्म। बस देखो। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि सच्ची जागरूकता जो है ना, वो अपने आप काम करती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। अगर आपको पूरी तरह, पूरी शिद्दत से ये होश आ जाए कि गुस्सा आपको ही जलाता है, आपके अंदर जहर घोलता है, तो गुस्सा खुद ब खुद छूट जाएगा। आप उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो छूट जाएगा अच्छा। अपने आप। हाँ। और अगर आप होशपूर्वक ये अनुभव करें कि ध्यान करने से, शांत बैठने से आपको गहरी शांति मिलती है, तो आप अपने आप उसकी ओर खींचेंगे। कोई नियम आपको बांध नहीं पाएगा। ये किसी बाहरी नियम का अंधा पालन करने जैसा नहीं है, क्योंकि लोग नियमों के तोड़ तो अक्सर निकाल ही लेते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। जैसे वो जैन वाला उदाहरण आपने दिया। हाँ, जैसे ओशो जैनियों का उदाहरण देते हैं कि वो रात में नहीं खाते। ये नियम बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी, संयम के लिए भी। लेकिन वो कहते हैं कि कई लोग फिर क्या करते हैं, वो दिन में ही इतना ज़्यादा खा लेते हैं, इतना ठूंस लेते हैं कि रात की कसर भी पूरी हो जाए। तो नियम का पालन तो हो गया कागज पर क्या उसका जो असली उद्देश्य था, जो स्पिरिट थी, वो पूरी हुई? शायद नहीं। यहाँ जोर बाहरी नियम पर रह गया। आंतरिक समझ, वो जो बोध है, वो पैदा नहीं हुआ। ये आंतरिक समझ और खुद का अनुभव कितना जरूरी है, इसे ओशो अपने स्कूल के एक और किस्से से बताते हैं। बड़ा मजेदार किस्सा है ये भी। हाँ, बताइए। उनके स्कूल में एक शिक्षक थे जो अक्सर कहते थे कि ये सर दर्द, पेट दर्द, ये सब बच्चों के बहाने होते हैं, इनका कोई सबूत नहीं होता, ये सब मन का वहम है। अच्छा। हाँ, तो एक दिन ओशो स्कूल के पास एक पेड़ पर चढ़ गए। जब वो शिक्षक नीचे से गुजरे, अच्छा, सच में? हाँ, अब शिक्षक तो दर्द से चीख पड़े, आ किसने मारा? ओशो ने ऊपर से झांक कर कहा, सिर दर्द। मास्टर जी मैं नहीं मानता, ये सब मन का वहम है। हाँ हाँ, ये तो उन्हीं का दांव उन्हीं पर चल दिया। बिल्कुल। शिक्षक को मानना पड़ा कि भाई दर्द तो असली होता है, चाहे वो दिखे या ना दिखे। ओशो ने यह भी कहा कि मास्टर जी अगर आप अब भी नहीं मानेंगे तो मैं स्कूल के रसोइये से कहकर आपके खाने में कुछ ऐसा मिलवा दूंगा कि आपको पेट दर्द भी हो जाए। फिर बताइएगा कि वो असली है या वहम। अरे बाप रे! ओशो तो बचपन से ही क्रांतिकारी थे। इस कहानी का भी गहरा अर्थ है। वो ये कि हमारा जो अपना अनुभव है, चाहे वो दर्द का हो, जलन का हो, गुस्से का हो या शांति का, वो अकाट्य सत्य है। उसे कोई दूसरा झुठला नहीं सकता। और जागरूकता का मतलब ही यही है कि हम अपनी इन भीतरी अवस्थाओं को, उनके कारणों को स्वीकार करें,
उन्हें देखे, उन्हें समझे। ये जो भीतरी ज्ञान है, ये यहाँ थूकना मना है, जैसे बाहरी नियमों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और असली बदलाव लाने वाला है। ओशो तो यहाँ तक कह जाते हैं कि अगर तुम कोई गलत काम भी कर रहे हो, मान लो चोरी कर रहे हो या शराब पी रहे हो, तो उसे भी पूरी जागरूकता से करो। हाँ, ये बात वो कहते हैं। उनका मानना है कि जागरूकता की जो रोशनी है, उसमें कोई भी गलत चीज, कोई भी अंधेरा टिक ही नहीं सकता। अगर तुम पूरी तरह होश में हो, देखते हुए कि तुम क्या कर रहे हो और उसका क्या नतीजा होगा, तो तुम वो गलत काम कर ही नहीं पाओगे। उसकी व्यर्थता, उसकी हानि तुम्हें खुद ही साफ दिख जाएगी। जागा हुआ इंसान गलत कर ही नहीं सकता। हाँ, ये उनका एक बहुत ही अहम बिंदु है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सलाह थोड़ी खतरनाक नहीं है? क्या ऐसे लोग ये मतलब नहीं निकाल सकते कि ठीक है, गलत काम करो, बस होश से करो? हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक और जायज सवाल है और पहली नजर में देखने पे ये सलाह खतरनाक लग सकती है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ओशो के कहने का जो गहरा मतलब है, उसे समझना जरूरी है। उनका जोर गलत काम करने पर नहीं है, उनका जोर जागरूकता पर है। अच्छा। उनका ये गहरा विश्वास है कि कोई भी इंसान पूरी जागरूकता के साथ, मतलब अपने काम के हर पहलू को, उसके हर संभावित परिणाम को पूरी तरह देखते हुए, जानते हुए, महसूस करते हुए, कोई भी हानिकारक काम, कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकता। जागरूकता अपने आप में विवेक बन जाती है। रोशनी में अंधेरा टिक नहीं सकता, है ना? उनका तर्क ये है कि हम गलत काम तभी करते हैं जब हम बेहोश होते हैं, सोए हुए होते हैं, जब हम अपने काम के प्रति, उसके नतीजों के प्रति सजग नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का भरोसा है मानव चेतना पर कि जागरूकता खुद ही सही दिशा दिखा देगी। हाँ, बिल्कुल, ये मानव चेतना की जो अंतर्निहित क्षमता है, उस पर एक गहरा विश्वास है। और अंत में ओशो का जो मूल विश्वास है वो शायद यही है कि हर इंसान के अंदर एक अपार क्षमता सोई हुई है। वो कहते हैं हर एक के भीतर परमात्मा विराजमान है। हम्म। एक चेतना है जो बस जागने का इंतजार कर रही है। और ये जो जीवन हमें मिला है, ये इसी सोई हुई क्षमता को जगाने का, उसे खिलाने का एक अवसर है। वो कहते हैं कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम मिट्टी ही रह जाएं या मिट्टी से कमल को भी पैदा कर लें। बहुत खूब कहा। तो सार यही निकलता है कि ओशो का मुख्य संदेश किसी खास पूजा पाठ या कर्मकांड का पालन करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर अनुभव को, चाहे वो सुख का हो या दुख का, उसे एक अवसर की तरह देखो। उसे सचेत, जागरूकता और खुद को बदलने के लिए एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करो। पलायनवाद यानी जीवन की चुनौतियों से भाग जाना, ये आसान लग सकता है, पर ओशो इसे कम प्रभावी मानते हैं। असली विकास तो चुनौतियों का सामना करते हुए होशपूर्वक जीने में ही है। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर सामने आईं, वो ये हैं। पहला, ओशो हास्य और कहानियों का इस्तेमाल बहुत गहरे आध्यात्मिक सत्य बताने के लिए करते थे। हाँ, उनका तरीका अनोखा था। दूसरा, वो बाहरी नियमों और सामाजिक दबावों की सीमाओं को उजागर करते हुए अंदरूनी समझ यानी बोध या जागरूकता पर सबसे ज्यादा जोर देते थे। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम बात, वो रोजमर्रा की जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, उन्हीं को आत्मविकास का, खुद को जानने का असली रास्ता बताते थे। भागने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। एकदम सही। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हुए कहूंगी, ओशो कहते हैं कि जीवन ही असली तपस्या है। अगर ये बात सच है, तो अपने रोजमर्रा के जीवन की किसी एक चुनौती, किसी एक ऐसी स्थिति पर गौर करें जो आपको बार बार परेशान करती है या जिसमें आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, और सोचें कि अगर उस एक पहलू को पूरी जागरूकता से देखा जाए, पूरी तरह अनुभव किया जाए, बिना उससे भागे, बिना उस पर कोई अच्छा बुरा का लेबल लगाएं, तो उससे क्या सबसे गहरा सबक सीखा जा सकता है। ये सवाल किसी जवाब के लिए नहीं, बल्कि शायद अपने भीतर झांकने के लिए एक शुरुआत हो सकता है। बहुत ही गहरा विचार है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।